बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहसिन तरीन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम का बदलेगा पाकिस्तान। नाज़रीन किराम, मौजूदा हुकूमत ने 2025 और 26 का फेडरल बजट पेश कर दिया है और इसमें कितना खसारे का बजट है ये, इसमें इनकम कितनी है और इसका हमने कर्जा कितना वापस करना है, सैलरीज़ में कितनी बेनिफिट दिया गया है, सैलरीज़ पे जो टैक्स डिडक्शन होती थी उसमें कितना रिलीफ दिया गया है, ट्रेड और जो रिटेलर्स हैं उनका टैक्स नेट का कैसा पोर्टफोलियो बनाया गया है और जो अरकान असम्बलीज़ की जो तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं उसको कैसे जस्टिफाई किया गया है, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर की तनख्वाहें जो 500% 600% बढ़ाई गई हैं उसको कैसे जस्टिफाई किया गया है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शरीफ जोए साहब। सर आपको वेलकम करते हैं। जी बिस्मिल्लाह सर, बहुत शुक्रिया। सर जी मुबारक हो, अवाम दोस्त बजट पेश कर दिया है जी हुकूमत ने। अच्छा जी, मुझे नहीं पता। मैं तो पहले भी आपको यही कहता रहा हूँ कि ये जो बजट होता है ये सिर्फ अदाद-ओ-शुमार का एक जो है ना धंधा है जिसमें आपको सब्ज़ बाग दिखाया जाता है। बल्कि कल मैंने एक पोस्ट लगाई कि भी आपको इस तरह का बजट मिलेगा कि टैक्स फिर रिलीफ और फिर टैक्स, मतलब वो जो आपका रिलीफ होगा वो उन टैक्सों के अंदर ही जो है ना वो दबा हुआ होगा और आपको ऐसे महसूस कराया जाएगा कि जैसे आपको बड़ा रिलीफ मिल रहा है। ऐसी सर कोई ऐसी सूरत हाल नहीं। ठीक है, अच्छा इसमें हमें सर कोई मोटी मोटी चीज़ें जो हम अपने व्यूअर्स को शेयर कर सकें कि जी इसके खद्दोखाल क्या है, बजट है कितनी अमाउंट का, इसमें पूरे साल में हमारी गवर्नमेंट जो है उसको कितनी इनकम होगी और उसके खर्चे कितने हैं और उसने कर्जा कितना देना है, खसारा कितना है, ये पहले तो दो तीन चीज़ें क्लियर हो जाना, फिर इससे आगे फिर हम डिटेल में। पहले नंबर पर ये है जो पाकिस्तान का जो बजट है ना ये एक आम आदमी के माहाना बजट जैसा है। अच्छा हम कॉमन मैन है ना जी, उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं तो हम आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान का जो बजट है वो आपका एक आम आदमी के बजट जैसा है जिसकी जो जितनी इनकम होती है, तनख्वाह है, उसके से उसका आधे से ज़्यादा आपने जो है ना वो कर्जा देना होता है। 10 तारीख तक तनख्वाह ख़त्म हो जाती है फिर वो कर्जे पे चल रहा होता है। मैं यही कह रहा हूँ ना जी, मतलब आपकी जो तनख्वाह है वो आधे से ज़्यादा आपने उसी वक्त देनी होती है, तब आपका जो बाकी पैसे बचते हैं उसमें आप थोड़ा बहुत गुजारा करते हैं। अब आपकी कुल आमदन सर जो अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक है वो है जी 11,072 अरब रुपए आपकी टोटल इनकम है। ठीक है, इसमें से आपने 8,200 अरब रुपए जो है ना जी वो आपने इंटरेस्ट देना, मतलब सूद देना सर। ये कर्जा समझें, सूद समझें, ये दोनों इकट्ठे मिला के इसे बताएं। ठीक है, 11,000 अरब आपकी आमदन है, 8,000 अरब रुपए आपने कर्जा देना, तो आपके पास कितने पैसे बचे? 3,000 अरब। अब 3,000 अरब रुपए में आपने अपना पूरा पाकिस्तान पूरे साल के लिए चलाना है। इसमें सारी चीज़ें होंगी, इसमें हेल्थ होगी, इसमें एजुकेशन होगी, इसमें IT होगी, इसमें इंडस्ट्रीज होगी, इसमें एग्री होगी, हर चीज़ में को आपने फीड करना है। अब वो चूंकि ये हमारा जारी बात लॉ एंड ऑर्डर भी हमारी जो ज़रूरियात हैं उससे कम है तो फिर ये हमारा खसारा में चला गया। अब 6,501 अरब रुपए हमारा खसारा है। ओके, ठीक है। तो अब आप ये बताएं कि एक ऐसा मुल्क जो खसारे में चल रहा हो लेकिन अशराफिया की जो आपके अयाशी हैं वो मुकने का नाम ही नहीं ले रही। मैं अगर 6,000 अरब रुपए का खसारे में हूँ तो ये मैं कैसे सोच सकता हूँ कि मैं घर में पेंट करा लूँ, मैं नई गाड़ी ले लूँ, मैं नए मुलाजिम रख लूँ, मैं अपने लोन को सीधा करा लूँ। मतलब ये वज़ीर आज़म साहब के लोन के भी पता नहीं कितने करोड़ों रुपए का बजट है। मैं बल्कि अदाद-ओ-शुमार देख रहा, वज़ीर आज़म साहब के घर में डिस्पेंसरी भी बनी हुई है सर। वज़ीर आज़म हाउस जो इस्लामाबाद में उसमें डिस्पेंसरी भी बनी है सर। गरीब गुरबा है सर, दवाई शवाई तो बस सर फिर हम तो कुछ भी नहीं है ना, फिर आप क्यों रोना रोते हैं सर? ये क्यों ना चार्म हो सर ये पॉलिटिक्स में आने का? चार्म है ये, अगर ये चीज़ें ना हो सर, जैसे आप बता रहे हैं कि लॉन को डेकोरेट करने के लिए करोड़ों रुपए सर, यानी कि करोड़ों रुपए का मतलब ये मेरे ख्याल में 12 करोड़ नहीं होगा, नहीं होगा, इससे ज्यादा का होगा। यानी कि 12 करोड़ का मतलब ये होगा कि अगर एक महीने में 1 करोड़ रुपए भी लोन पे लगाया जाए तो साल का 12 करोड़ रुपए बनता है। ये तो मेरे ख्याल में इससे बहुत ज्यादा होगा ये अमाउंट सर। असल इशू तो यही आ रहा है कि आपकी इनकम नहीं है और आपके खराजात बादशाहों जैसे हैं। ठीक है, अभी बात हो रही थी कि जी तनख्वाहें बढ़ाई हैं आपने 10%, ठीक है, वो आपने बढ़ा दी। वो मौजूदा महंगाई की सूरत हाल में या इन्फ्लेशन का जो रेट है या आपकी जो ज़रूरियात वक्त के साथ साथ बढ़ रही हैं उसके मुताबिक वो ना होने के बराबर है।
अभी इसमें एक और चीज़ है, अगर वो इसमें डिस्पैरिटी एक अलाउंस है 30%, अगर वो सरकारी मुलाजमीन को मिल गया तो फिर उनको एक अच्छी अमाउंट जो है वो मिल जाएगी। मतलब 10% तनख्वाह में जो बेसिक पे है, और डिस्पैरिटी जो अलाउंस है 30% है। अगर वो मिल जाता तो फिर वो एक आम आदमी जो मतलब 1 से 16 ग्रेड तक है, उसको को 5-6 हज़ार रुपये का उसमें रिलीफ मिल जाएगा। अगर वो नहीं मिलता, 30% अलाउंस नहीं मिलता, तो फिर उसको वो 10% ही जो 1500-1600 रुपये बनते हैं वो उससे मिलेंगे। अच्छा, इसी तरह पेंशन में आपने 7% बढ़ाए हैं, ठीक है जी। अब इसमें आपने एक ऐसा तबका जो आपके निज़ाम में सबसे ज़्यादा टैक्स पे करता है, सैलरी पर्सन जो तनख्वाहदार तबका है, उसको खुश करने की कोशिश की गई है कि जो 50,000 रुपये का सैलरी का स्लैब था उसको बढ़ा दिया गया, मतलब 6 लाख से बढ़ा के उसको 12 लाख पे लेके आए। उसमें से भी मेरे ख्याल में 8-9 लाख रुपए वाले को रिलीफ मिलेगा, बाकी को टैक्स थोड़ा पे करना पड़ेगा। लेकिन वो 6,000 कर दिया ना हाँ, उसमें एडवांटेज ये हुआ कि ये बेसिकली एक प्रेशर रिलीज करने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान में एक आहिस्ता आहिस्ता ये शऊर आता जा रहा था कि भी सबसे ज़्यादा टैक्स सैलरी पर्सन देते हैं, तो बाकी तबके क्यों नहीं देते, इंडस्ट्री क्यों नहीं देती, आपका ताजा तबका क्यों नहीं देता, बाकी वो कहाँ जाता है। मतलब अगर आप ये देख लें कि आपका ये पेट्रोल का टैक्स, बिजली का टैक्स, सेल्स टैक्स और ये चीज़ें अगर हटा दी जाएँ तो आपके पास तो इनकम के ज़राए आपके पास तो बहुत लिमिटेड हैं, आप किस तरह से इसको पूरा करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ उन्होंने एक काम किया है कि जो आपका इनकम टैक्स में उन्होंने आपको रिलीफ दिया है, लेकिन साथ में जो तनख्वाहदार तबका होता है ना, उसकी थोड़ी बहुत कुछ सेविंग की कोशिश वो करता है कि बैंक में कोई डिफेंस सर्टिफिकेट ले लिए, कोई बॉन्ड ले लिए, कुछ इस तरह से, तो उस पर उन्होंने ऐसा टैक्स बढ़ा दिया। अच्छा, उसमें टैक्स 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया। मतलब अगर आपके कोई सेविंग के अकाउंट्स हैं, उसमें अगर आपको 1 लाख रुपए पे 15,000 रुपया टैक्स देना पड़ता था, तो अब आपको 20,000 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा लोगों को समझने की ज़रूरत है कि कहाँ इनकम टैक्स में आपको रिलीफ है, लेकिन जो दूसरे आपके सेविंग्स के ऊपर जो है उसमें टैक्स में इजाफा है। जी, ये सैलरीज वाला बता रहे थे और स्लैब भी 6 से 12 लाख रुपए वाले तो आपने कहा जी उनको रिलीफ दिया गया है, तो इससे ऊपर वाली जो इनकम है, ऊपर वाले में भी देखना जी, 22 लाख रुपए सालाना कमा रहे हैं, उसका टैक्स भी 11% कर दिया, कम करके, मतलब 15 से 15%, 11-4%। ये 22 लाख से मुराद ये है कि जी 2 लाख रुपया जो महीने का ले रहा है उसका वो बेचारा भी हकदार है, उसको भी रिलीफ मिलना चाहिए सर। जब आपके MNA MPA और सेनेटर और चेयरमैन सेनेट डिप्टी स्पीकर बेचारे मजलूम हैं, जिनकी कल मैं स्पीच उनकी सुन रहा था कि 2016 से जो है वो उनकी तनख्वाहें नहीं बनी थी, तो बड़ी ज़रूरत थी कि 600% तनख्वाहें आपने बढ़ा दी, वो तो बड़े मजलूम हैं। अब हमें वज़ीर ख़जाना साहब को ये समझाने की ज़रूरत है, ऑन ग्राउंड जब आप आके नहीं देखेंगे कि ये जो MNA MPA सेनेटर, चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, ये कितना पैसा लगा के इलेक्शन जीतते हैं, क्या उनके पास उनको ज़रूरत है फिर इस तरह की तनख्वाह की? सर मेरे ख्याल में वज़ीर ख़जाना को भी और प्राइम मिनिस्टर को भी इस बात का इदराक है कि ये जो कैंडिडेट है वो किसी भी पार्टी का हो, वो MP हो या MNA हो, जो वो करोड़ों रुपए लगाता है वो उसके नहीं होते वो कोई और फंडिंग कर रहा होता है जिसको हम माफिया का नाम दे देते हैं। जो भी है, लेकिन उसने भी सर इन्हीं से वसूल करने होते हैं, लेकिन तनख्वाह से तो वसूल ना करें ना सर। अब ये हम एक बात करें कि आप वैसे खसारा कर रहे हैं, ठीक है, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास चीज़ें नहीं है, आपके पास खुशहाल नहीं है आप, लेकिन आप फिर अपनी तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं। अगर आपकी तनख्वाह 2016 में सर नहीं बढ़ी, एक मिसाल है MNA चेयरमैन सेनेट की, डिप्टी स्पीकर की, तो एक आम मजदूर जो एक प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है, जहाँ प्राइवेट सेक्टर पहले ही मतलब हुकूम हाली का शिकार है, तो सोचें वो कैसे गुजारा कर रहा होगा सर। उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दे रहा। और दूसरा एक बड़ा जुल्म जो इस बजट में वजह पर किसी ने तवज्जो नहीं दी, वो ये कि इन्होंने मजदूर की कम से कम तनख्वाह नहीं मुकर्रर की। वो पिछले बजट में 37,000 थी जी। अब वो उसमें होता ही है कि ठीक है, मान लें ये बात कि जी सूबों के पास इख्तियार आता है, सूबों ने मुकर्रर करने, लेकिन एक कोई मॉडल होता है, मिसाल के तौर पर अगर वफाक 37 दे रहा है या अब 40 दे रहा होता, तो सूबे भी उसके बराबर के करीब कहीं जाके खड़े होते हैं। मतलब आपने मजदूर को मजदूर समझा, इंसान ही नहीं समझा, आपने सरकार इसे निकाल दो यार इस सिस्टम में से। अच्छा जो सब ये बताएंगे, ये जो हर बजट पे जो सरकारी मुलाजमीन क्लेम करते हैं कि जी हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाए, ये हमारा गुजारा नहीं होता और ये हो गया वो हो गया, महंगाई बहुत बढ़ गई है, तो पूरी दुनिया में कहीं कोई ऐसा मॉडल है
कि बंदा काम ना करे, रिजल्ट प्रोड्यूस ना करे और साल बाद कहे कि मेरी तनख्वाह बढ़ा दे। और पाकिस्तान में है ना जी, पाकिस्तान के अलावा तो ये पाकिस्तान के अलावा पाकिस्तान में ये देखिए, रेलवे वाला जो मुलाजिम है सर, रेलवे को तबाह कर दिया रेलवे मुलाजिम ने। वो क्लेम करता है कि जी साल बाद मेरी ये 20% तनख्वाह बढ़ाई जाए। पीए वाला मुलाजिम जो है ना जी, पीए को तबाह कर दिया उसने, वो क्लेम करता है कि मेरी तनख्वाह बढ़ाई जाए। वापडा खसारे में है, उसका मुलाजिम कहता है कि जी मेरी तनख्वाह बढ़ाई जाए। पुलिस वालों से अमन अमान कंट्रोल नहीं होता, डकैतियां कंट्रोल नहीं होती, चोरियां कंट्रोल नहीं होती, वो भी एसएचओ कहे कि जी मेरी तनख्वाह बढ़ाई जाए। सर उनकी तो बढ़ानी चाहिए ना, क्योंकि वो कहते हैं हमारे इख्तियार में कुछ नहीं है। हमसे जितने भी उल्टे ये सीधे काम कराते हैं वो हमारे ऊपर की मैनेजमेंट कराती है। बेसिकली तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप होना चाहिए। मतलब मैं ये समझता हूँ कि एक सख्त फैसले लेने की ज़रूरत है कि वज़ीर आज़म को एक अनाउंसमेंट करनी चाहिए कि आइंदा आपका परफॉर्मेंस बेस होगी तो आपकी सैलरी बढ़ेगी, आपका इदारा खसारे में होगा तो आपकी तनख्वाह नहीं बढ़ेगी, जिसने छोड़ना है छोड़े, जिसने जाना है उसमें फाइन डलते हैं जी, उसको नौकरी से किया जाता है कि जी उसका बोनस रोक दिया जाता है। देखिए ना, प्राइवेट सेक्टर में तो अगर आप 2 दिन छुट्टी कर लें बगैर बताए तो आपकी तनख्वाह काट लेते हैं। क्यों? अच्छा, वो फिर देखें जो प्राइवेट सेक्टर है वो थोड़ा बहुत चल रहा होता है, क्योंकि वो थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं से आप दे रहे हैं, आपके उसके बगैर सर गुजारा नहीं है। आपके पास मॉडल नहीं है, आपके पास इनकम नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास इनकम नहीं है और आप क्लेम भी करते हैं, ठीक है, सारे मर रहे हैं, तनख्वाह ना बढ़े वो मरने लग जाता है। और जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनको रिलीफ ना मिले वो रुल जाते हैं, उनको तरक्याती बजट ना मिले वो रुल जाते हैं। और भाई रुल तो सर वो मीडियोकर टीम रह गई है ना, जो वो गरीब है ना वो मुतवसत तबका रह गया, ना मिडिल क्लास रह गई, वो कुछ भी नहीं रह गई, वो गुचमिचे हो गया सारा कि भी अब आपने जिंदा रहना है तो अब बस इसी सिस्टम में आपने जिंदा रहना है, अदरवाइज आपके पास अब सांस लेने के लिए भी मेरे ख्याल में अब मौका नहीं रहा। अब जो अभी ये अरकान असम्बली की और चेयरमैन सेनेट और स्पीकर की आप तनख्वाहों की बात कर रहे थे, मेरे ख्याल में 500-600% तनख्वाह बढ़ेगी। 600% 2 लाख से मेरे ख्याल में 13 लाख 14 लाख रुपया तनख्वाह वो चले गई। और जो चेयरमैन और डिप्टी स्पीकर वगैरह उनकी शायद 21 लाख रुपए तक 21 लाख रुपए चली गई। अच्छा, इनसे कोई अगेन वही मेरा क्वेश्चन ये होगा कि जी इनसे कोई परफॉर्मेंस के लिए भी पूछते हैं भी आपने 1 साल में क्या रिजल्ट प्रोड्यूस किया है जिसकी बेस पे आप क्लेम करते हैं। वजीर खजाना साहब कहते हैं 2016 से तनख्वाह नहीं बढ़ी, 2016 के बाद उन्होंने क्या प्रोड्यूस किया है? देखें ये उनकी खैर लॉजिक तो अपनी जगह पे होगी, वो बेहतर समझते होंगे उन्होंने कैसे ये लॉजिक दी है कि भी कई सालों से नहीं बढ़ी, और उसमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका इनके तनख्वाह के बगैर गुजारा नहीं है। तो ये जब हमारे यहाँ इलेक्शन लड़ रहे होते हैं, जब यहाँ पे खर्चे हो रहे होते हैं, चीज़ें हो रही होती हैं, तो आप तो ये 2-4 लाख रुपए तो मेरे ख्याल में उनके लिए मैटर ही कोई नहीं करता सर। अच्छा, इनके अपने कितने करोड़ रुपए तो गाड़ियां लेके फिर रहे होते हैं सर वो, लेकिन कितने कितने डबल कैबिन तो इन्होंने अपने लिए रखी हुई हैं और V8 रखी हुई हैं, चीज़ें रखी हुई हैं। अब उसका अगर गुजारा नहीं होता तो छोड़ दे सर। अच्छा, अगर आपने टेक्नोक्रेट लेके आने, अगर आपने सैलरी पर्सन नहीं लेके आने तो फिर आप टेक्नोक्रेट लेके आए, तनख्वाहदारी लेके आने हैं तो वो फिर मुल्क की खिदमत तो वो सर देखें आप आपकी ब्यूरोक्रेसी भी किसी ना किसी हद तक काम तो चलो कर ही रही है ना। जो भी आपने मॉडल दिया, जो आपने हदफ दिया वो उन्होंने पूरा करना है, कोई काम करा रहे हैं। अगर आपने इसी तरह का लाना है फिर जमहूरियत किस चीज़ की, फिर सिस्टम किस चीज़ का? अगर वजीर आजम और वजीर खजाना नहीं लेते तनख्वाह, मैं ये कहता हूँ वो खुद कह देंगे हम नहीं लेते, इस वक्त मुल्क खसारे में है। उन्हें ये चाहिए कि तमाम पार्लिमानी जो जितने भी हमारे मेम्बरान हैं ना, वो चाहे सूबे के हों, वफाक के हों, सैनेट के हों, उन सबको अपनी विड्रॉ करनी चाहिए कि चूँकि मुल्क खसारे में है, लिहाजा हम ये तनख्वाहें अपनी ये सारी मराद कौमी खजाने में जमा करा रहे हैं। बनता तो ऐसे ही है, लेकिन ऐसा यहाँ कोई नहीं करता। फिर वो ये भी क्लेम करते हैं कि जी हमें अवाम के मुसीबतों का दुख भी है, हम रात को सो नहीं सकते। सर आवाम की मुसीबत का कोई दुख नहीं है। ये आपने जो इतनी इनकम 11-12 हज़ार अरब रुपए रखनी है, ये कहाँ से आएगी? आपके पास जब मुतबादल इंतजामात ही नहीं है, जब आपके इनकम के सोर्सेज ही नहीं है। ज़रात सिस्टम था आपकी 13% माइनस में चली गई। अभी आपने 5.6% आपने उसकी ग्रोथ में रखी है एक्सपेक्टेशन। कैसे करेंगे? मतलब आप 19-20% एक चीज अगर नीचे चली जाए उसको 19-20% पे कैसे वापस लेके आएंगे? इस वक्त किसान जो है सर, उसका आप देखें, उसकी ना गंदम बिकी, तिल पड़ा है उसका, वहां पे मकाई पड़ी है उसकी, ठीक है, कपास उसकी है जो है थोड़ी बहुत, वो भी उसको नहीं मिल रही। तो आप अच्छा, दूसरा अलमिया ये है कि कॉटन जिनर वाले से पूछ लें, वो कहते हैं जी हमारी रॉ मटेरियल है कपास, उस पर 18% आपने सेल्स टैक्स लगाया हुआ है, जबकि बाहर से आप कपड़ा मंगाते हैं उस पर कोई टैक्स नहीं है। खल बिनौला पे आपने 18% टैक्स लगाया हुआ है।
जैसे आपने कहा पाम ऑयल का, भैया आप आपके मुल्क में पाम ऑयल की इतनी जरूरत है, आप पाम ऑयल काश्त कराना शुरू कर दें, आपका डॉलर रिजर्व होगा ना जी। आप देखें 4-5 अरब रुपए का 4-5 अरब डॉलर का जो आप पैसा कमा के, मतलब आप 10 चीज़ें बेच के 4 अरब डॉलर इकट्ठा करते हैं, वो उठा के आप पाम ऑयल वाले को दे देते हैं। ये कहाँ की आपकी अकलमंदी है? सर ये बेसिकली तो निज़ाम बदलने की ज़रूरत है। तो सर ये बेसिकली जो चेंज लेके आई गई थी गवर्नमेंट में कि जी वो तो यही नारा लेके आए थे कि जी मुल्क डिफॉल्ट हो रहे, हम इसको चेंज करके लेके आएंगे। दो चीज़ें उसमें पॉजिटिव भी हैं सर, दो चीज़ें पॉजिटिव हैं। एक तो अफरात ज़र में कमी है, तो जो आपके नोट छप रहे थे वो उसमें कोई कमी आ गई, डॉलर आपका कोई स्टेबल हो गया 2 साल से, मतलब वो अपनी एक पोजीशन पे खड़ा है। कुछ आपकी जो रेमिटेंसेस हैं उसमें भी कुछ इजाफा हुआ है। अब उसमें कुछ हमारे रोल बैक हुए हैं, कुछ जो हमारे दोस्त ममालिक के फंड्स हैं रोल बैक हुए हैं, कुछ हमारी इनकम में भी उस तरह से इजाफा हुआ है, लेकिन उसका ओवरऑल इम्पैक्ट बहुत कम है। एक आम आदमी की आप कैसे जिंदगी बदल सकते हैं। अच्छा मेरा तो एक फार्मूला सर, मैं जितना कमा रहा हूँ ना जी, इसी मुल्क में रह के कमा रहा हूँ ना जी, और वो समझते हैं कि जितनी मुझे तनख्वाह मिल रही है मेरा इसमें गुजारा हो सकता है सर, वो मुझसे ले ले, वो मुझसे ले लें। जो मेरे पास सवारी है उसके मुताबिक मुझे पेट्रोल का अलाउंस मतलब कार्ड दे दें, जितनी मेरी फैमिली है उतना मुझे राशन दे दें, सेहत दे दें, एजुकेशन दे दें, ठीक है, मेरी तनख्वाह ले लें, करके दिखाएं वो पूरा। फिर सर देखें ना, जिनके करोड़ों में नहीं, तनख्वाहों में, लाखों में नहीं पूरा हो रहा। हाँ, जिसका 22-23 लाख रुपया साल का जो कमा रहा है वो उसका गुजारा नहीं होता, वो कहते हैं जी मेरी इनकम टैक्स कम करें। बाद में मंडी की देख रहा था, वो पता नहीं किस शहर की थी, भिंडी 1 रुपए किलो बिक रही है सर, और वो चारे के तौर पे भिंडी उन्होंने जानवरों में डाली है। आप बताएं कि उस काश्तकार का उसका क्या हाल होगा जिसने अपनी ये वाली फसल कितनी मेहनत से बनाई होगी, वो फिर तोड़ के उसने मार्केट तक पहुंचाएगी, उसकी ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस चेक करें। और वो अगर तो ज़मीन उसकी अपनी है तब भी वो बुरी हालत में है, अगर तो वो किसी ने ठेके पे ली हुई है तो वो तो बेचारा बिल्कुल भी गया। तो सर ये आपके जो फूड सिक्योरिटी का इदारा है ना सर, ये उसका काम है बेसिकली कि आपको क्राइसिस से निकालना है उसने, ये नहीं कि क्राइसिस में डालना है। फूड सिक्योरिटी का मकसद यही होता है ना सर कि भी किसी चीज़ का अगर क्राइसिस पैदा होने वाला है आने वाले 5-7 सालों में, तो आपने वो मैनेज करना चीज़ों को, और कोई चीज़ सरप्लस हो रही है तो आपने वो माइनस करनी है कि उसके मुतबादल पे आपने लोगों को देना। अब देखें ना, अगर बलोचिस्तान का जैतून का तेल अगर टॉप ऑफ द लिस्ट वर्ल्ड में आ सकता है तो आप उसको क्यों नहीं काश करते सर, आप उसकी क्यों हौसला अफजाई नहीं करते? तो इम्पोर्टर वाला माफिया वो किधर जाएगा सर? और सर देखिए ना, फिर वही वाली बात है ना, अगर सारा कुछ इन हुक्मरानों ने माफिया की ही अगर सपोर्ट में रहना है, उन्हीं को करते रहना है, तो फिर ये अवाम का नारा लगाना तो छोड़ देना सर। हाँ, इसके बगैर गुजारा नहीं है ना, जो ये सब कैसे करें यार। देखिए एक बंदा इतना तगड़ा बैठा हुआ है, वो आके कुटता है कि ये आप इधर मेरी रोजी बंद कर रहे हैं, मैं आपको रोजी खिलाता हूँ, मैं आपके लिए आपके नखरे उठाता हूँ, आपके दुबई के सिंगापुर के ट्रिप अरेंज करवाता हूँ, अगर आप मेरी रोजी बंद कर देंगे मैं ये सारे आपके लल्ले तल्ले नहीं उठा सकता। सर ये सिर्फ कोई सियासतदान नहीं है ना, आपस की बात हमारे आप सारे सेक्टर उठा लें। हाँ, हर सेक्टर का यही हाल हुआ है। मतलब वो अगर आपका हेल्थ का सेक्टर है वो भी इसमें ऐसे ही है जी, आप जुडिशरी में चले जाएं वहाँ पे भी यही हालत हुई पड़ी है, आप एजुकेशन में चले जाएं, आप लॉ एंड ऑर्डर में चले जाएं सर, तो वो सारे हालत। वही मैं कह रहा हूँ, निज़ाम में बेहतरी की गुंजाइश बहरहाल मौजूद है, वो करेगा कौन? देखिए जो सब आपने 3-4 चीज़ें क्लियर करता है, आपका मुल्क तरक्की उस वक्त कर सकता है जब आप एग्रीकल्चर पे फोकस करेंगे, उस पर आप नहीं कर रहे। आपकी इंडस्ट्री पे फोकस करेंगे तो अब आपका मुल्क तरक्की कर सकता है, आपका एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे आपका मुल्क तरक्की कर सकता है। ना तो आप इंडस्ट्री पे फोकस कर रहे हैं, ना आप एक्सपोर्ट पे फोकस कर रहे हैं। सर देखें, जब तक आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे रहेंगे, ठीक है, उसकी जगह इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे या उसको सपोर्ट नहीं देंगे, जब आप किसानों की फसल के पैसे नहीं देंगे लेकिन आप उन्हें सब्सिडी के तौर पे कार्ड देंगे कि हम गंदम में रिलीफ दे रहे हैं, ठीक है, इसी तरह जैसे आप सफाई सुथराई का मुहिम है, आपने इसमें अगर उनको रिलीफ दिया है, जो वर्कर्स हैं देने चाहिए, रिलीफ मिलना चाहिए, लेकिन एक सिस्टम को तो स्टेबल करें ना। मिसाल के तौर पे अगर आप अपनी ज़ाती जो हमारी तशहीर है उससे हट के आप जो करोड़ों अरबों रुपए लगा रहे हैं सर मुख्तलिफ आपकी जो रिलीफ के प्रोजेक्ट्स हैं, उसका रिजल्ट क्या है? अब BISP का रिजल्ट क्या है ज़रा बताएं सर, सिवाय इसके कि आपने हर 3 महीने बाद उन्हें किस्त देनी है, उसका रिजल्ट क्या है?
मैं यही तो जो ये सब देखें, आप एक बंदे को अभी आपने जो सफाई वाला काम किया, मेरे ख्याल में करोड़ों रुपए लगाए गए हैं इस पे। मुल्तान में अगर मेरे ख्याल में कोई फिगर आ रही थी कि 20-30 करोड़ रुपए की फिगर आ रही थी कि लगाए। अभी एक घर में खाना नहीं है सर, आप उसको रोटी नहीं देते और आप उसको कहते हैं तेरी गली साफ होगी जी, ये किधर की साइंस है जी? नहीं, उसमें भी हो सकती है। अगर मैं 10 लाख का जानवर कर सकता हूँ तो मैं 200 रुपए दे के वो जो कूड़ा है, हाँ, वो मैं नहीं उठवा के दे सकता। अब हमारे सर इधर मुल्तान में अगर आप देखें करोड़ों अरबों रुपए का बिजनेस है। हाँ, ये आपके वाटर वर्क्स रोड पे और जो जिलानी रोड है, हाँ, ठीक है, आप वहाँ रह नहीं सकते, वहाँ उस इलाके के लोग रह नहीं सकते। लेकिन आप बजाय कि आप उनको टैक्स उनको लाएं, उन्होंने कहा ये सारा गंद है आपकी वजह से, इसकी जितने भी सफाई के खर्चा होगा वो आप देंगे। बनता है कि नहीं बनता सर? क्योंकि उससे कमा भी तो वही रहे हैं। तो अच्छा, अभी जो सब ये 3-4 चीजें जो आपने गिनवाई हैं, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, एक्सपोर्ट है, इस पे तो हम काम कर नहीं रहे। अभी एक सेक्टर बच जाता है, वो है टैक्स रेवेन्यूज का। इनकम गवर्नमेंट कैसे कहाँ से लेगी? जो 11,000 अरब की है उसमें से आपने बताया कि जो सैलरी तबका है उसका शेयर ज्यादा है और बिजनेस कम्युनिटी का शेयर कम है टैक्स में। जो ये ताजिर आपकी कम्युनिटी है ना जी, इसका शेयर बहुत कम है। जो 11 महीने के अदाद शुमार हैं, मतलब मई तक के, वो ये है कि 600 अरब रुपए, 599 तकरीबन 600 अरब रुपए का जो टैक्स है वो आपके तनख्वाहदार तबके ने दिया है। ओके। और FBR जो है वो जो ताजरों से ले सकी है वो 65 अरब रुपए हैं। 600 अरब और 65 अरब, मतलब 100 अरब भी नहीं क्रॉस किया जी। तो FBR भी सर बनती है ना 30-20-10% तनख्वाह की हकदार नहीं है। FBR कहती है कि जी मुझे 20% तनख्वाह दी बढ़ाई जाए, मेरी 30% बढ़ाई जाए। सर अलमियत तो यही है। अगर मेरी तनख्वाह 50-60 हज़ार रुपये है, हम जो इस चीज़ के कायल है ना कि आप डिजिटल करेंसी पे लेके आए, ये इसलिए कायल हैं कि अगर एक बंदे की इनकम है तो वो शो करे और एक की नहीं है, जैसे हमारी नहीं है, हमारे सासे भी नहीं बढ़ रहे, हमारे टूर्स भी नहीं बढ़ रहे, ठीक है, हमारे नाम पे कोई एयर टिकट्स भी नहीं बुक हो रही, ठीक है। हम तो 2-2, 4-4 रुपए हमारे जैसे मजदूर तबके के लोग पैसे इकट्ठे करके उम्रे के लिए जाते हैं, जबकि ये तो हर आने जाने के लिए टूर पे दुबई कभी कहाँ जाए। तो सर जब तक डिजिटल करेंसी पे नहीं लाएंगे आप, और जो FBR ने भी ये काम किया, जो POS बहुत सारी जगहों पे लगाए हैं, वहाँ पे भी 100% उसको मॉनिटर करने की ज़रूरत है। तो ये अगर नहीं करेंगे, ये जो रिटेल और ट्रेड सेंटर्स जो हैं जी, इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, इस पे अगर आप टैक्स नेट में नहीं लेके आएंगे जो ये सब, तो फिर आपका तो सर्वाइवल, एग्री भी गई, आपकी इंडस्ट्री भी गई, एक्सपोर्ट भी गया, ये टैक्स रेवेन्यूज हैं ये भी आपने खत्म, पीछे वो रह जाती है मेरे ख्याल में लेवी रह जाती है, और उसको आप बढ़ाते जाएं। और वो तो सर आप बढ़ा देखें ना, एक आम आदमी 1 लीटर पे कम से कम 100 रुपये तो टैक्स दे रहा है सर। अच्छा, ये जो फाइलर नॉन फाइलर का ये जो ये ड्रामा है ना, ये भी एक ड्रामा ही मैं तो कहता हूँ कि जी आप नॉन फाइलर हैं, ठीक है, आपके एसेट्स नहीं उसमें डिक्लेयर, आप नॉन फाइलर हैं, लेकिन आप टैक्स पेयर तो है ना सर। आप 1 लीटर पेट्रोल भी अगर लेने जाते हैं अपनी बाइक में तो आप उस पर टैक्स पे कर रहे हैं ना सर। आप उसको नॉन फाइलर को नॉन टैक्स पेयर नहीं कह सकते, उसको सिर्फ आप लीगलाइज आपने करना है। उसके पास असल में इतनी वसाइल नहीं होते कि वो वकील करे और जाके वहाँ FBR में अपनी रिटर्न जमा करवाए कि ये मेरी साल की इनकम थी और मेरे कितने खर्चे हो गए। वो बेचारा कहाँ हिसाब किताब रखता है कि जी वो। अब एक और जो चीज़ अभी जो थोड़ा बहुत सिस्टम चल रहा था वो ये कि एक जैसे एनर्जी का मुतबादल आप ला रहे थे, बिजली आप महंगी किए जा रहे थे, तो लोगों ने सोलर्स की तरफ आए, तो उस पर भी अब इंशाल्लाह ताला आपको 18% जो है ना उसकी जो दरामद का मटीरियल होगा उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, इसी तरह ऑनलाइन नौजवान रोज़गार नहीं है, मामला नहीं है, तो ऑनलाइन बिजनेस की तरफ आ गए, सप्लाईज शुरू हो गई, तो उसके ऊपर भी जो है ना वो अब उन्होंने टैक्स लगा दिया कि जो 21,000 से ज़्यादा जिसकी कोई सेल का ऑर्डर होगा या होगा उस पर अच्छी खासी कोई 3-4 हज़ार पे उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। अच्छा, जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं उन पे अगर वो सर्विसेज दे रहे हैं तो उसकी जो रेमिटेंसेज आते हैं उस पे भी 18% होगा ना, उस पे 18% नहीं है, लेकिन उस पे भी टैक्स होगा। अच्छा, इसी तरह जो नॉन फाइलर के लिए बैंक से जो आप पेमेंट्स वगैरह निकलवाते थे वो पहले मेरे ख्याल में 0.6% था, उसको 1% कर दिया। ओके। अच्छा, घरों के हवाले से जो तामीर और ख़रीदारी के हवाले से जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी थी उसको कम कर दिया, ये उन्होंने कम कर दिया। ये एक अच्छा एक इकदाम है। अच्छा, 1,000 अरब रुपए जो है ना जी वो आपने रखे हैं
डेवलपमेंट सेक्टर के लिए। उस 11,000 अरब रुपए की जो इनकम है उसमें से 3,000 अरब की ना, 3, हाँ वो 8,000 तो 8,000 वो तो तो माइनस देने हैं ना जी, वो तो 3,000 अरब रुपए में से आपने 1,000 अरब रुपए डेवलपमेंट के लिए रखे हैं, जिसमें मुख्तलिफ इदारे भी हैं, चीज़ें भी ये हैं। पूरे पाकिस्तान के चारों प्रोविंसेस में। हाँ जी, उसमें बलूचिस्तान के लिए 120 अरब रुपए रखे गए हैं, सिंध के लिए 65 अरब हैं, पंजाब के लिए 15 अरब हैं, और केपी के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट है 55 करोड़ रुपए। अच्छा, वो तो फिर बनती भी है। तो बस फिर वो उसमें यही मैं तो आपको यही कहता हूँ कि ये रंगीन मोहब्बत का इजहार भी तो होना चाहिए ना सर। रंगीन वादे और रिलीफ की तिफत तसल्ली हैं, इसलिए आप उम्मीद रखें कि इंशाल्लाह जो है ना वो आपको रिलीफ मिलेगा महंगाई की सूरत में। अच्छा, ये जितनी चीज़ें जो ये सब हमने डिस्कस की हैं, ये एग्रीकल्चर और जो बेसिकली रेवेन्यूज़ कलेक्शन के लिए जो जितनी है, तो इसमें ये इनको ये जो प्रोजेक्शन कर रहे होती हैं, ये वो शुरू में जो आपने बात दी है, ये बेसिकली फिगर्स का जो है ना जी वो गोरख धंधा है, तो वो वही फिक्स होता है। अदरवाइज तो कोई एक भी मतलब आप अगर हम क्योंकि इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट नहीं हैं, फाइनेंस के, बजटिंग के एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन हम इसको नहीं वैलिड हमें समझ नहीं आ रही कि इसको कैसे जस्टिफाई कर सके। तो ये कैसे जस्टिफाई करते हैं सर? उन्होंने थोड़ी करना है, खसारा पूरा करना है सर, वो भी तो नहीं पूरा हो रहा। तो वो आपने कर्जा लेके पूरा कर लेना है। तो कोई भी कर सकता है, तो कोई भी कर सकता है, ये भी तो वही कर रहे हैं। नहीं तो फिर ये कैसे क्लेम कर सकते हैं कि हम मुल्क की तकदीर बदलेंगे जी? बस ये एक दूसरे के ऊपर जो है ना इल्ज़ाम तराशियाँ करते रहते हैं। मैंने तो ये देखा कि भाई हर दौरे हुकूमत में जितने भी गलतियाँ होती हैं, मसाइल होते हैं, ये दूसरे पे डाल देते हैं, और इसी तरह सिस्टम चलता आ रहा है। 15-20 सालों से तो ये इसी तरह का बजट ही आ रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा तशहीर की जाएगी कि रिलीफ दिया जाएगा, अवाम दोस्त होगा, फिर आपके ऊपर कतगन ऐसी लगाई जाएंगी कि आप पब्लिसाइज नहीं कर सकते चीज़ें बहुत सारी, कि आपको ये कहना ही कहना है कि ये सारा जो है भी अवाम दोस्त है। अवाम दोस्त का भी तो बस एक नारा ही रह गया ना, बीच में अवाम कहाँ रह गई, और अवाम का तो कोई दोस्त नहीं है। अवाम जब वोट दे के आती है, फिर जब जी जाते हैं तो फिर उसके पीछे कोई दोस्त नहीं होता, फिर वो रुल जाता है। तो ये भी ऐसे ही है। और तो हेल्थ के लिए कोई फिगर्स, एजुकेशन के लिए फिगर्स, ये भी मेरे ख्याल में डाटा आ रहा होगा, अभी क्लियर होता जाएगा। एजुकेशन के लिए उन्होंने कहा भी आप रब्बे जिदनी इल्म का विर्द करें, और सेहत के लिए आप वो जो है ना वल शाफी का विर्द करें, और ज़राअत में आप ये कारोबार में जो है ना वो क्या कहते हैं, और अच्छी सारी वो मिसाल लिखी होती है सर, क्या नाम है, बहुत सारे मकानात के ऊपर नहीं वो मेरे जहन से हम निकल गई है। मतलब इस तरह क्या है कि आप उस आयत का विर्द करते रहे तो आपको इंशाल्लाह कारोबार इस तरह की है। तो बुरा हाल है सर, जब आपके पास पैसे ही नहीं है सर, 3-4 हज़ार अरब रुपए में आपने सारा कुछ करना है, तो आप कितना पैसा रखेंगे उसमें तो ये जो बुलेट ट्रेन के जो सब मंसूबे चल रहे हैं कि ये लाहौर से पिंडी तक की बुलेट ट्रेन चल रही है, और ये बाकी चीजें चल रही हैं, कभी आपने हमारे दोस्तों ने या कभी हमने ना कभी देखा नहीं उसको। बुलेट ट्रेन जरूर चलेगी, कितने साल में चलेगी ये कोई नहीं देख रहा। मिसाल के तौर पे उसके ऊपर अगर हज़ारों अरब रुपए का अगर वो प्रोजेक्ट है, तो इस बजट में उसके लिए कितने पैसे रखे गए हैं ये कोई नहीं देखता, क्योंकि ये कोई 1 साल का मंसूबा तो है नहीं, 8-10 सालों का मंसूबा है। अब इसमें ये इसी तरह करते हैं कि पैसे कम है या हमने डेवलपमेंट में कम इस्तेमाल करने हैं, तो प्रोजेक्ट में पैसे थोड़े थोड़े रख दो ताकि वो चलता रहे सिस्टम। 5 साल बाद जो गवर्नमेंट आके इसको शुरू करेगी, हम कहेंगे ये तो हमारा मंसूबा था, हमने ऐलान किया हुआ था चीज़ को। तो ये सर देखें ना, अगर मोहसिन नकवी और जो है ना शहबाज शरीफ अगर ये रहते हुए दिनों में अगर पुल खड़े कर सकते हैं, तो ये मंसूबे जो है ना वो वाकई दिनों में मुकम्मल हो सकते हैं, अगर आपके पास पैसा हो तो। बिल्डर प्राइवेट भी हो सर, पैसा लगाना कहाँ है सर? बुलेट ट्रेन पे सर आप अरबों रुपए लगा रहे हैं, आप खाना नहीं देते, आप सफाई पे अरबों रुपए लगा रहे हैं, आप बंदे भूख से मर रहे हैं, आ जाते हैं सफाई रोटी, और उस पे इससे आगे निकले ना सर। सर इससे आगे क्या? पेट से सर पेट भरा होगा, बंदा जिंदा होगा तो सर वो कपड़े पहनेगा, वो तालीम हासिल करेगा, वो गली में घूमेगा ना सर। वो भूख से मर रहा है कमरे में, तो वो गली उसकी साफ लश पश है सर, क्या उसका गली साफ होगी तो उसका घर वहाँ लोगों को लगेगा ना कि अच्छे पोश एरिया में रहता है। सर वो कमरे में भूख से मर रहा है, क्यों मर रहा है? गली आपने जाना अर्के गुलाब से छिड़काव की हुई है सर, इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसे दे तो रहे हैं सर, और क्या दें, और कितने दें? अब हम अपने हिस्से के पैसे तो आपको नहीं दे सकते ना सर, हमारा भी तो सबका पेट लगा हुआ है। चलें, अभी इसमें
जो ये सब आपका बहुत शुक्रिया। ये इस पे जितना डाटा अभी हमें अवेलेबल था उस पे हमने इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लिया। मजीद मेरे ख्याल में कल से इस पे बहस शुरू है, आज से शुरू है। तो इस पे अभी जैसे 20 दिन लगेंगे अभी इसमें, देखें इसको फाइनल होने में। कुछ शायद हो सकता है कुछ उसमें तरमीम हो जाए, कोई नई शक्लें आ जाएं। आपके हाइब्रिड गाड़ियों वाली में उस पर भी टैक्स मेरे ख्याल में लग गया। तो वो दिखा सकती हैं, वो दिखा आपकी जेब से पैसे निकलवा लेंगे, फिक्र ना करें आप। लिहाजा आप जमा खाते रखें। चलें जो है सब आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। और हम होप करेंगे कि जी आप नेक्स्ट अभी 2-3 दिन में ये डाटा अभी जैसे क्लियर हो जाता है तो फिर हम इस पे एक और ज़रा डिटेल में प्रोग्राम करेंगे, ताकि इसमें जो प्रोविंशियल मेरे ख्याल में सूबे का भी बजट भी 13 को वो भी आ रहा है, तो वो उस पर भी हम देखेंगे कि जी एजुकेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि ये भी सारे प्रोविंशियल मैटर्स में चले गए 18वीं तरमीम के बाद। तो अभी सूबे का बजट आएंगे तो फिर ज़रा पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि जी मुल्क को किस डायरेक्शन पे लेके जाना चाहिए। लेकिन बात वही होती है कि जितना जैसे वफाक का बजट होता है ना, उससे मिलता जुलता बजट ही जो है ना, बेसिकली तो लाइन तो डायरेक्शन वफाक नहीं करनी होती ना, उस लाइन को ड्रॉ करने की वो फेडरल ड्रॉ कर लेते हैं, फिर उसको ये फॉलो करते रहते हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। नाज़रीन करम, ये था आज का प्रोग्राम और बजट की जो अवेलेबल डिटेल्स थी, जो बेसिकली जितनी इनकम है, जितना आपके पास रेवेन्यूज जनरेट होने हैं, टैक्स कलेक्शन कैसे है, सैलरीज कैसे बनानी है, और उसके बाद आपने लोनिंग कैसे देनी है, रिटर्न करनी है, और इसके साथ मिलते जुलते हेल्थ पे, एजुकेशन पे कैसे कैसे चीज़ें आ गई हैं, जितना डाटा अवेलेबल हुआ है उस पर हमने प्रोग्राम किया। जो नेक्स्ट अभी डिबेट होती है तो अब बाकी चीज़ें भी आएंगी, कंज्यूमर गुड्स आएगा, आपकी चावल कैसे हो गया जी, आपके पास टोबैको पे कैसे लगा, ऑटोमोबाइल पे जैसे हाइब्रिड पे टैक्स लगाया गया है, तो जो इम्पोर्टेड गाड़ियाँ आ रही हैं जो पिछले दिनों सुना था कि उस पर कैसे टैक्सेस पे रिबेट दी जा रही है, और हमारी जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, असम्बलिंग हो रही है, उस पर क्या रिलीफ देने जा रहे हैं। तो ये जैसे जैसे चीज़ें क्लियर होती जाएंगी तो फिर हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। बहुत सी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।